अच्छा, इसमें ऑर्डर होता है आगे बाइल डक्ट, पीछे आर्टरी, उसके पीछे वेन, आगे स्प्लिट करके राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक आर्टरीज जो आगे जाके लिवर को सप्लाई करेंगी। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि मैंने, एक सेकेंड, अच्छा, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये जो पोर्टल ट्रायड है ये पूरा पूरा का पूरा रन करता है इन द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेसर ओमेंटम। मैं दोबारा दिखाता हूँ। ये ये पूरा का पूरा पोर्टल ट्रायड है, ये इधर लेसर ओमेंटम के उसमें एंटीरियर बॉर्डर में, सॉरी, एपिब्लोइक फोरामेन के एंटीरियर सरफेस में एंटीरियरली लेसर ओमेंटम में रन करेगा। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक मनूवर होता है जिसे प्रिंगल्स मनूवर कहते हैं, और प्रिंगल्स मनूवर बेसिकली होता है कि आप इसको इंडेक्स फिंगर अपनी पीछे उसमें डाल के एपिब्लोइक फोरामेन में और आगे से पिंच करते हो, जबकि आपका लिवर अगर बहुत ज्यादा ब्लीड हो रहा होता है और आपसे ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही होती है। अच्छा ठीक है, ये अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स हो गई। ड्रेनेज क्या है? ड्रेनेज हेपेटिक वेन्स हैं, पोर्टल वेन ड्रेनेज नहीं है, पोर्टल वेन ब्लड लेके जा रही है। तो इसमें डुअल सप्लाई है, ब्लड सप्लाई है, एक पोर्टल वेन से ब्लड जा रहा है और एक हेपेटिक, हाँ, एक पोर्टल वेन से ब्लड सप्लाई जा रही है और एक हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर से जा रही है। और इसमें भी मेजॉरिटी ब्लड सप्लाई पोर्टल वेन से जाती है और 30% हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर जाती है। सारी जो ड्रेनेज है यहाँ पे तीन आपको हेपेटिक वेन्स नजर आ रही हैं, लेफ्ट, राइट और इंटरमीडिएट। ये तीनों हेपेटिक वेन्स इंफीरियर वेना केवा में डायरेक्टली ड्रेन करती हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट के जो लिवर की मेन सपोर्ट है वो यही तीन हेपेटिक वेन्स बनाती है। लिगामेंट्स लिवर की मेन सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं बनाती हैं, इसकी मेन सपोर्ट ये तीन हेपेटिक वेन्स बनाती हैं। सारा जो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड है वो इधर पोर्टल वेन से आपके गट से आ रहा होता है। इसी पॉइंट पे मैं एड्रेस करना चाहता हूँ कि इसको पोर्टल सिस्टम क्यों कहते हैं। पोर्टल सिस्टम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आपके दो कैपिलरी बेड्स होते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हार्ट आता है जो कि आपका पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट के बाद आप जाते हो आर्टरीज में, आर्टरीज के बाद आप जाते हो ऑर्गन में। जो मैं इधर कंसिडर कर रहा हूँ, आप मसल कंसिडर कर लो, सॉस मसल कंसिडर कर लो, कोई भी मसल कंसिडर कर लो। मसल के अंदर एक उसका अपना छोटा कैपिलरी बेड होता है। जब आप मसल में जाते हो, मसल के बाद आप डायरेक्ट जाते हो वेन में, और वेन के बाद आप वापस आ जाते हो हार्ट में। बॉडी में जो नॉर्मली है हर जगह ये सिस्टम चल रहा है, एक्सेप्ट गट, क्योंकि गट में क्या है, अपने हार्ट से निकले, हार्ट से गए आर्टरी में, आर्टरी से गए गट में जो कि स्टमक कंसिडर करते हैं। स्टमक में ब्लड सप्लाई दी, सब कुछ हुआ। स्टमक के बाद कहाँ जाएगा? इंस्टेड ऑफ वेन एंड देन हार्ट, स्टमक के बाद जाएगा पोर्टल वेन, और पोर्टल वेन के बाद एक सेकेंड ऑर्गन आ जाता है जो कि है लिवर। और लिवर के बाद फिर जाता है हेपेटिक वेन, इंफीरियर वेना केवा, और फिर लूप करके हार्ट में। तो यहाँ पे आपने टोटल ऑफ वन ऑर्गन क्रॉस किया था, एक कैपिलरी बेड, और यहाँ पे आप दो कैपिलरी बेड्स क्रॉस करे बिफोर गेटिंग बैक टू द हार्ट। तो इसीलिए जो दो कैपिलरी बेड्स को ये कनेक्ट करा है इसे हम पोर्टल सिस्टम कहते हैं। तो बेसिकली लिवर को सारा पोर्टल सिस्टम जो है ब्लड ला के दे रहा होता है, जो आपके सारे न्यूट्रिएंट रिच ब्लड होता है, और फिर लिवर उसे प्रोसेस करके हार्ट की तरफ डंप करता है। पोर्टल सिस्टमिक शंट्स, तो इसी साइड पे, इसी इसी पॉइंट पे पोर्टल सिस्टमिक जो पांच शंट्स होते हैं वो भी एक दफा डिस्कस कर लेते हैं। फिर क्या? अच्छा, तो जो कि पोर्टल सिस्टमिक शंट्स हैं, पांच बेसिकली कोलैटरल्स एग्जिस्ट करते हैं जो कनेक्ट करते हैं ये आपका लिवर का जो मेन सिस्टम है उसको पोर्टल सिस्टम को विद आपका जो सिस्टेमिक सिस्टम जा रहा है जिसमें इन्फीरियर वेना केवा वगैरह है। वैसे तो ये इन आइसोलेशन काम करे क्योंकि एक तरफ गट पड़ा है एक तरफ लिवर पड़ी है।
तो ये 5 जो कनेक्शंस हैं यहाँ पे ये सामने नजर आ रहे हैं। सबसे ऊपर से स्टार्ट करें तो एसोफेगस, यहाँ पे आपकी पोर्टल वेन से निकल रही है, लेफ्ट गैस्ट्रिक को जा रही है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन यहाँ पे ऊपर कनेक्ट करती है विद एसोफेजियल वेन्स, और ये जो एसोफेजियल वेन्स हैं ये इधर से ऊपर से कनेक्ट करती हैं इनटू एजाइगस सिस्टम ऑफ वेन्स। तो पहला जो आपका पोर्टो सिस्टेमिक शंट है वो बनता है लेफ्ट गैस्ट्रिक का एसोफेजियल वेन्स के थ्रू एजाइगस सिस्टम ऑफ वेन्स में। अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टो सिस्टेमिक शंट है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें आपका एसोफेजियल वेरिसेस एक कंडीशन है वो एग्जिस्ट करती है। क्या होती है एसोफेजियल वेरिसेस? जाएगा सिस्टम, एक सेकंड। हाँ ठीक है। तो जो कि आपका होता है एसोफेजियल वेरिसेस, वो बेसिकली डायलेशन होती है ऑफ दीज वेन्स। ये जो पोटेंशियल चैनल्स हैं जिनमें नॉर्मली थोड़ा सा ब्लड फ्लो कर रहा होता है, ये डायलेट कर देते हैं जब इसमें आप एकदम से ब्लड का लोड बहुत ज्यादा डालते हो। और ब्लड का आप लोड एकदम से बहुत ज्यादा कैसे डालोगे? अगर आप यहाँ से जो ब्लड नॉर्मली यहाँ से जा रहा था लिवर में उसको बंद कर दो। अगर मैं यहाँ से ब्लड बंद कर दूं आगे जाना, तो यहाँ से जो ब्लड सारे ने वहां जाना था, जो यहाँ से ब्लड ने वहां जाना था, जो यहाँ से ब्लड ने जाना था, और जो इधर से थोड़ा बहुत आना था, सारा मैं ब्लॉक कर दूंगा। आगे ब्लड जा नहीं सकता है। तो ये जो ऑल्टरनेट कोलैटरल चैनल्स होते हैं फिर इसमें ब्लड सीप होना शुरू हो जाता है। तो पहला चैनल ये है। तो ये होता क्यों है, वहां से मैं ब्लड का जाना ब्लॉक क्यों करूंगा? ब्लड का जाना ब्लॉक करूंगा इन दिस सिनेरियो के अगर लिवर सिरोसिस हो जाए। लिवर सिरोसिस में फाइब्रोटिक टिश्यू बन जाता है, फाइब्रोटिक टिश्यू आपके ये चैनल्स को क्लोज कर देता है, आपकी पोर्टल वेन बंद हो जाती है। तो इसमें जब ब्लड जाएगा तो आपका ये जो एसोफेजियल वेन्स हैं ये डायलेट कर देंगी, और डायलेटेड वेन्स में हमेशा रिस्क ऑफ रप्चर होती है। तो इसीलिए लिवर सिरोसिस में अल्कोहलिक लिवर डिजीज हो गई, हेपेटाइटिस हो गया, क्रॉनिक लिवर डिजीज हो गई, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो गई, ये 3-4 कंडीशंस जो लिवर सिरोसिस कराती हैं, ये जब कराएंगी तो आपका जो एजाइगस सिस्टम डायलेट करेगा और वो रप्चर करेगा और आप फिर ब्लीड कर सकते हो, और इसमें आपका हिमाटेमेसिस या ब्लडी वॉमिट होती है। एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा जो आता है ये आता है, ये ज्यादा एक साइन के तौर पे इंपॉर्टेंस है, वैसे इसमें रप्चर शप्चर नहीं होता है। क्या होता है, यहाँ पे आपकी सुपरफिशियल वेन्स एग्जिस्ट करती हैं अम्बिलिकस के अराउंड, इसी तरह एक फैन लाइक उसमें अरेंजमेंट में। और ये सुपरफिशियल सिस्टम ऑफ वेन्स जो है नीचे से जाके आपका कनेक्ट करता है इधर पे एग्जैक्ट नहीं लिखा, लेकिन जो आपकी राइट साइड पे, लेफ्ट पे, मेरे ख्याल है जो आपकी लेफ्ट हेपेटिक वेन होती है, ये एग्जैक्ट भूल गया, लेफ्ट या राइट में से एक थी। फिर मैं एंड में देख के दोबारा भी कंफर्म कर लूंगा। मेरा ख्याल है ये लेफ्ट होती है, राइट होती है, उस हेपेटिक वेन के साथ ये एनास्टोमोसिस एग्जिस्ट करता है। तो अगेन यहाँ से ब्लड जब बैक पैसेज के थ्रू आता है तो होता होता है इन सुपरफिशियल वेन्स में आता है, और इन सुपरफिशियल वेन्स में आके इनको डायलेट करा देता है। तीसरा जो चैनल है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है सुपीरियर रेक्टल वेन में, जो ये आ रही है, सॉरी ये ऊपर से आ रही है, और मिडल और इंफीरियर रेक्टल वेन्स जो यहाँ से आ रही है। मिडल और इंफीरियर रेक्टल वेन्स इवेंचुअली ड्रेन करती हैं आपके इंटरनल आईलिएक्स में। सुपीरियर रेक्टल वेन जो है वो कंटिन्यूएशन होती है ऑफ इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन। तो इस पॉइंट पे भी जब बैकलॉग क्रिएट होता है वहां ब्लड नहीं जा सकता है, ब्लड उसकी जगह नीचे आना शुरू हो जाता है, नीचे आके इन चैनल्स में जाता है और ये आपके हेमोरॉइड्स करा देते हैं। तो एक हेमोरॉइड्स, एक कैपिट मेडुसी, और एक वेरिक एसोफेजियल वेरिसेस, 3 ये क्लिनिकल कंडीशन जो अपेरेंट होती हैं। दो जो फिर और है, लिवर का बेयर एरिया यहाँ पे जो एग्जिस्ट करते हैं, वहां पे कुछ चैनल्स होते हैं जो पीछे एम्प्टी होके एजाइगस सिस्टम ऑफ वेन्स या हेपेटिक वेन्स एजाइगस सिस्टम ऑफ वेन्स से कनेक्ट कर जाता है। और ये कोलोन के पीछे जहाँ ये रेट्रोकोलिक एरिया होता है वहां पे भी कुछ छोटे छोटे चैनल्स जो हैं वो एग्जिट करके सिस्टेमिक सर्कुलेशन के साथ कनेक्ट करते हैं।
तो ये इसके 5 वो हो गए। लिम्फेटिक ड्रेनेज सिंपल है, लिवर के हेपेटिक नोड्स होते हैं जो गॉल ब्लैडर से भी लिम्फेटिक्स रिसीव करते हैं, और ये फिर अलोंग हेपेटिक आर्टरी जाके पाइलोरिक नोड्स और सीलियक नोड्स में ड्रेन कर जाएंगे। नर्व सप्लाई लिवर की वही है, सिंपैथेटिक से सिंपैथेटिक से है और वेगस से है। उधर लेसर मोमेंटम से ही रन करके अलोंग पोर्टा हेपेटिस आ जाएगा। लिवर का यही हो गया। नेक्स्ट गॉल ब्लैडर, इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है। यस, ये आ जाता है आपका गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या है? गॉल ब्लैडर एक सैक होता है, 50 ml इसकी कैपेसिटी होती है। 3 इसके पार्ट्स होते हैं, फंडस, बॉडी और नेक। और लाई कहाँ पे करता है? गॉल ब्लैडर फॉसा में लाई करता है, जो कि विसरल सरफेस ऑफ राइट लोब ऑफ लिवर बनती है, जस्ट एडजेसेंट टू द क्वाड्रेट लोब जो आपका आ रहा होता है। जो इसका ब्लाइंड एंड होता है वो फंडस होता है। यूजुअली ये लिवर से थोड़ा सा नीचे प्रोजेक्ट करता है कि यहाँ पे ये यहाँ पे लिवर से थोड़ा सा नीचे करके प्रोजेक्ट कर रहा होता है, तो फंडस कभी कभी आपको डायरेक्टली नजर भी आ जाता है। क्या होता है? पेराइटल पेरिटोनियम को टच कर रहा होता है। लिवर के साथ साथ ये भी पूरा का पूरा कवर्ड होता है बाय पेरिटोनियम, इसकी एक सरफेस। और इसकी जो टिप होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी टिप जो है 9th कॉस्टल कार्टिलेज पे लाई करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए क्योंकि वहां पे ही आप प्रेस करते हो टू चेक फॉर इसका जो साइन होता है, मर्फी साइन। उसमें हम बाद में आएंगे, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो लाई करता है, ट्रांस पाइलोरिक प्लेन में लाई करता है। ट्रांसपाइलोरिक प्लेन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेन है जिसमें आपके मल्टीपल स्ट्रक्चर्स लाई करते हैं, जिनका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनमें से किसी स्ट्रक्चर का भी पूछ के वो कह सकते हैं, सॉरी, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन में किसी भी स्ट्रक्चर का पूछ सकते हैं कि ये अ, यहाँ पे लाई करते हैं, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर लाई करता है। तो जो स्ट्रक्चर्स ट्रांसपाइलोरिक प्लेन में लाई करते हैं उसमें ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड जो हमारे काम के है, ओरिजिन ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी आता है, ओरिजिन ऑफ पोर्टल वेन आता है, नेक ऑफ पेंक्रियाज आता है। तो यही एरिया बनता है, नेक ऑफ पेंक्रियाज, ओरिजिन ये। उसके अलावा पाइलोरस ऑफ स्टमक आता है, ऑब्वियसली क्योंकि इसका नाम ही ट्रांसपाइलर प्लेन है, यहाँ पे कट हुआ होता है। फिर साथ ही इसका सेकंड पार्ट ऑफ डियोडनम, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, दोनों किडनी के हाइला ये यहाँ पे नजर आ रहे हैं। डियोडनल जर्जिनल फ्रैक्चर, फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर, और इसके अलावा टिप्स ऑफ 9th कॉस्टल कार्टिलेज। ये जो कुछ मैं स्ट्रक्चर्स बताए हैं, ये बाद में रिव्यू भी कर लेना, गूगल कर लेना। ट्रांसपाइलोरिक प्लेन में ये सारी चीजें लाई करती हैं। अच्छा, दूसरा क्या होता है, जहाँ पे गॉल ब्लैडर लाई करते हैं वहाँ आपकी टिप ऑफ रेक्टस शीथ भी यूं करके आ रही होती है। तो ये दो चीजें आपको वहाँ पे नजर आ जाती हैं। नेक्स्ट इसकी थोड़ी अरेंजमेंट पे आता हूँ। ये जो आपकी पोर्टल ट्रायड की अरेंजमेंट होती है, पोर्टल ट्रायड में आपकी एंटीरियरली जो पड़ी है एक बाइल डक्ट, और साथ इसके थोड़ा सा पीछे एंड टू द राइट आपकी पड़ी होती है हेपेटिक आर्टरी। तो राइट पे हेपेटिक आर्टरी, लेफ्ट पे बाइल डक्ट, और इन दोनों की पोस्टीरियरली पोर्टल वेन जा रही होती है। यही अरेंजमेंट होती है मोरलेस पोर्टल ट्रायड की जब ये यहाँ से रन करते हैं। एक दूसरा कैलिस ट्रायंगल, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ। कैलिस ट्रायंगल बेसिकली होता है जो आपको यहाँ पे, बल्कि उस पर बाद में आते हैं जब वो आएगा, पहले गॉल ब्लैडर पूरा कर लेते हैं। अच्छा, बॉडी जो है फंडस के बाद बैकवर्ड्स अपवर्ड पास करती है, और उसके बाद ये नीचे को ड्रेन कर जाती है इनटू द नेक, और नेक फिर इनटू सिस्टिक डक्ट, और सिस्टिक डक्ट इनटू कॉमन हेपेटिक डक्ट, और यहाँ पे बाइल जाते हैं कॉमन बाइल डक्ट। सिस्टिक डक्ट इटसेल्फ 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। डायमीटर इसका अप टू 3 मिलीमीटर होता है। अगेन डायमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद ना करें, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जब अंदर स्टोन फंसेगा तो वो डक्ट को डायलेट करेगा। तो अल्ट्रासाउंड में आपको नजर आ जाएगा कि अगर स्टोन नहीं भी नजर आ रहा है तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वहां पे कोई चीज फंसी हुई है या नहीं फंसी है। क्योंकि अगर वहां पे कोई स्टोन फंसा है तो पीछे वाला सारा सारा उसका जो ट्री है वो डायलेट कर जाएगा। जो कि फंडस और बॉडी होती है वो यूजली फर्मली अटैच्ड होते हैं टू द अंडर सर्फेस ऑफ लिवर बाय ए कनेक्टिव टिश्यू, और स्मॉल जो सिस्टिक वेन्स होती हैं वो ड्रेन कर रही होती हैं डायरेक्टली इनटू द लिवर। और
इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसकी कोई अपनी सिस्टिक वेन नहीं होती है, जिस तरह ये सिस्टिक आर्टरी जाती हुई नजर आ रही है। एक सिस्टिक आर्टरी जरूर एग्जिस्ट करती है, लेकिन एज सच कोई सिस्टिक वेन नहीं एग्जिस्ट करती। और ये सिस्टिक आर्टरी भी ब्रांच होती है ऑफ जो आपकी राइट हेपेटिक आर्टरी होती है। खैर, उसके अलावा स्मॉल बाइल डक्ट्स होते हैं जो अगेन ड्रेन कर सकते हैं थ्रू द गॉल ब्लैडर डायरेक्ट इनटू द लिवर, लेकिन मोर लेस सारा बाय सिस्टिक डक्ट्स ही आते हैं जो मेजॉरिटी होता है। अच्छा, ब्लड सप्लाई पे आते हैं। अब इस पे कैलस ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है। जो ब्लड सप्लाई है दैट इज बाय द सिस्टिक आर्टरी व्हिच इज यूजुअली अ ब्रांच ऑफ राइट हेपेटिक आर्टरी। ये तो इसकी नॉर्मल उसकी हो गई। वेरिएशंस एग्जिस्ट करते हैं, उनमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, करीब जो भी आर्टरी है उधर से आ सकता है। लोकेट कैसे करते हैं सिस्टिक आर्टरी में? गॉल ब्लैडर की सर्जरी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सर्जरीज होती है ये। इसीलिए इसको लोकेट करने के लिए एक आपका होता है कैलेट्स ट्रायंगल। कैलेट्स ट्रायंगल क्या है? एक ट्रायंगल है फॉर्म बाय एक यहाँ पे इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लिवर, ये पहली डिमार्केशन। दूसरी डिमार्केशन ये जो जा रही है कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये वाली सारी। और तीसरी डिमार्केशन सिस्टिक डक्ट। तो इन तीन चीजों के अंदर कॉमन हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट और लोअर मार्जिन ऑफ लिवर आपका लाई करती है सिस्टिक आर्टरी। और यही सिस्टिक आर्टरी को आपने लोकेट करके क्लैम्प करना होता है along with cystic duct during removal of gallbladder। वीनस ड्रेनेज में बता दिया है। लिम्फ नोड्स इसके सिस्टिक नोड्स होते हैं जो कैलस ट्रायंगल में लाई करते हैं, और वो इवेंचुअली ड्रेन करते करते हेपेटिक नोड्स और फिर सीलियक नोड्स में चले जाएंगे। लिम्फ नोड्स की जनरल वही है डिस्क्रिप्शन की, या ब्रॉडली स्पीकिंग सीलियक में जाएगा, सुपीरियर मेसेंटेरिक, इंफीरियर मेसेंटेरिक में जाएगा। स्ट्रक्चर फाइब्रोमस्कुलर सैक होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्मूथ मसल होता है, म्यूकोजा इसका लैक्स होता है, और सिंपलर कोलमनर एपिथेलियम होता है। उसके अलावा इसके सेल्स होते हैं एपिथेलियल सेल्स, वो वाटर एब्जॉर्ब करके इसका फंक्शन ये होता है बाइल को स्टोर और कॉन्सेंट्रेट करना। कोई गॉबलेट सेल्स यहाँ एग्जिस्ट नहीं करते। थोड़ा बिलियरी ट्री की अब बात करता हूँ, बल्कि बेसिकली पोर्टल ट्रायड का जो सारा एरिया है। अच्छा, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आती है लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट, मर्ज करके बनाती हैं सबसे पहले कॉमन हेपेटिक डक्ट। इधर से आती है सिस्टिक डक्ट, ये दोनों मर्ज करके बनाती हैं कॉमन बाइल डक्ट, या कभी कभी इसे बाइल डक्ट भी कहते हैं। इसकी यूजली लेंथ होती है 3 सेंटीमीटर, जिस पॉइंट के बाद इसे सिस्टिक डक्ट आके ज्वाइन कर लेती है। फिर यहाँ से ट्रेवल करती है बिहाइंड द डुओडेनम, और बिहाइंड द डुओडेनम के बाद बिहाइंड द पेंक्रियास, और वहां से जाती जाती फिर ये मेजर डुओडेनल पेपिला में ओपन कर जाती है। जो बाइल डक्ट होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। सुप्रा डुओडेनल जो डुओडेनम के ऊपर है, जो कि लाई करेगा उसमें लेसर ओमेंटम के फ्री बॉर्डर में। फिर आता है रेट्रो डुओडेनल जो डुओडेनम के पीछे से गुजर के जा रहा होता है। और फिर उसके बाद जो लास्ट पार्ट आता है वो पेंक्रियाटिक या पैराडुओडेनल समझ लो, जो कि पेंक्रियास के थ्रू गुजर के जाएगा। हेड ऑफ पेंक्रियास के मतलब पीछे एम्बेडेड सा होता है। ये यहाँ पे ये नजर आ रहा है, जो पेंक्रियास के पीछे एम्बेडेड सा गुजर के जा रहा है। और इवेंचुअली ये जाके फिर ओपन कर देगा इनटू द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। लेकिन बिफोर ओपनिंग यहाँ पेंक्रियाटिक डक्ट आकर ही उसमें ओपन करेगी एक दफा। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके कैंसर्स, हेड ऑफ पैंक्रियास का अगर कैंसर होगा तो वो क्या करेगा? इधर से बाइल डक्ट को ब्लॉक कर देगा। अगर आपने बाइल डक्ट अपने टर्मिनल एंड से ही ब्लॉक कर दिए, जो पीछे से जो सारी सिक्रीशंस ने आना था लिवर से और गॉल ब्लैडर से, वो नहीं आ सकेंगी। क्या होगा आपका? ये सारे चैनल्स स्वेल डायलेट कर जाएंगे। एक बात, गॉल ब्लैडर भी डायलेट कर जाएगा, दो बातें। और गॉल ब्लैडर पेनलेसली डायलेट करते हैं। तो अगर आपको पेनलेसली डायलेटेड गॉल ब्लैडर मिले तो आपको हमेशा कैंसर ऑफ हेड ऑफ पैंक्रियास सोचना होता है, क्योंकि वेरी हाई पॉसिबिलिटी है कि पैंक्रियास के हेड का कैंसर वो है जिसने बाइल डक्ट ब्लॉक की है, जिसने पीछे पूरा चैनल डायलेट कर दिया है। ये इसकी बहुत बड़ी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, हेड ऑफ पैंक्रियास और इसकी जो रिलेशन है टू बाइल डक्ट।
ब्लड सप्लाई ऑफ बिलियरी ट्री का वही है, सिस्टिक आर्टरी या राइट हेपेटिक आर्टरी के अलोंग जा रहा होता है, वो इसे सप्लाई करती है। जब यहाँ नीचे आ जाता है तो सुपीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूरनल आर्टरी थोड़े से कंट्रीब्यूशन देती है। इसकी वो नर्व सप्लाई इंपॉर्टेंट है। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं जो मेनली एंटीरियर वेगल ट्रंक यहाँ पे आ रहा होता है, उसकी हेपेटिक ब्रांच से ओरिजिन लेके यूँ जाते हैं। क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, रिलैक्सेशन ऑफ एम्पुला ऑफ वेटर, बेसिकली इसकी एम्प्टीइंग को फैसिलिटेट करेंगे। सिम्पैथेटिक इसका ऑपोजिट करेंगे। T7 टू T9 उनके डर्माटोम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गॉल ब्लैडर पेन इधर रेफर होकर आती है। T7 T9 आपका अपर एब्डोमेन ही बनता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि गॉल ब्लैडर की एम्प्टीइंग है, उसका मेन कंट्रोल हार्मोनल होता है बाय कोलिसिस्टोकाइनिन। और ये जो कोलिसिस्टोकाइनिन है ये इसकी एम्प्टीइंग करता है। जो पैरासिम्पैथेटिक्स हैं वो मेरली फैसिलिटेट करते हैं इसको। एक दूसरी बात, पेन मैंने कहा है कि इसके अलोंग T7 T9 का जो ट्रैवल करेगी, लेकिन गॉल ब्लैडर की रेफर्ड पेन हमेशा जाती है टिप ऑफ शोल्डर में। हमेशा नहीं, सॉरी, जा सकती है टिप ऑफ शोल्डर में। क्यों? क्योंकि जहाँ पे गॉल ब्लैडर पड़ा है वहीं पे साथ लिवर और डायफ्राम के साथ ही फ्रेनिक नर्व पड़ गया। तो यही फ्रेनिक नर्व की इरिटेशन जब होती है तो इसके जो नर्व रूट्स होते हैं C3, C4, C5, उनकी इरिटेशन की वजह से शोल्डर टिप में इसकी आपकी राइट साइड पे आप पेन एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो गॉल ब्लैडर इन्फ्लेमेशन की पेन रेफर होती है टू टिप ऑफ शोल्डर वाया राइट फ्रेनिक नर्व। इमेजिंग और बिलियरी दो इमेजिंग टेक्निक्स हैं, या आप अल्ट्रासाउंड करते हो या ERCP MRCP करते हो। ERCP में क्या होता है, उसके थ्रू स्कोप के थ्रू आप आते हो स्टमक, डुओडेनम और डुओडेनम मेजर डुओडेनल पेपिला, और यहाँ फिर आप डाई इंजेक्ट करते हो जो यूं ऊपर जाता है और सारा आपका बिलियरी ट्री फिर आप एक्सरे के थ्रू देख सकते हो लाइट अप होता हुआ। अच्छा, पोर्टल वेन, यहाँ पे थोड़ी सी उसकी बात कर लेते हैं। पोर्टल वेन आपकी बेसिकली इज, कोई बेहतर इसकी मैं शीट देखता हूँ। ये शीट अच्छी है। तो इसमें आपको पूरा वीनस सिस्टम नजर आ रहा है। पोर्टल वेन बेसिकली इज फॉर्म्स बिहाइंड आपका जो नेक ऑफ पेंक्रियाज होता है। फॉर्म कैसे होती है? ये आप कह रहे सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, ये आप कह रहे स्प्लेनिक वेन, दोनों नेक ऑफ पेंक्रियाज के पीछे कंबाइन करके पोर्टल वेन बना देते हैं। स्प्लेनिक वेन की ट्राइब्यूटरीज में क्या है, ये यहाँ पे लेती है इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन। थोड़ी सी जो डिस्टिंक्शंस हैं, यहाँ पे सीलियक वेन नहीं है, तो इसलिए लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, राइट गैस्ट्रिक वेन मोर लेस डायरेक्टली एम्प्टी करती है इनटू पोर्टल वेन, जो कि सुपीरियर और इंफीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरीज हैं। और गैस्ट्रोमेंटल आर्टरी राइट, वो सुपीरियर मेसेंटेरिक में यहाँ पे ओपन करती है। ये राइट गैस्ट्रोमेंटल आर्टरी नजर आ रही है, और ये पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी नजर आ रही है। उसके अलावा जो कि यहाँ पे स्ट्रक्चर्स थे, लेफ्ट गैस्ट्रोमेंटल आर्टरी वो इसी तरह स्प्लेनिक में ही ओपन करेगी। बाकी इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द इंफीरियर वेना केवा, इसके पीछे इंफीरियर वेना केवा होगी, बिहाइंड द पैंक्रियाज एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूोडेनम। और फिर ऊपर को जब ट्रैवल करेगी तो उसी के फ्री बॉर्डर में जो हमारा लेसर ओमेंटम था उसमें वर्टिकली ट्रैवल करेगी, पासिंग बिहाइंड द बाइल डक्ट एंड हेपेटिक आर्टरी, और ऊपर पहुंच के डिवाइड कर जाएगी इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस। जो इसके अंदर जो इट्स सेल्फ मेन ट्रिब्यूटरी से रिसीव करता है सिर्फ पोर्टल वेन, वो राइट लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन्स है, और सुपीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल वेन। इंफीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल वेन उसी तरह सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन के थ्रू आ रही होती है। अच्छा, जो कि पैराम्बिलिकल वेन्स होती हैं, अच्छा मिल गया। पैराम्बिलिकल जो वेन्स थी वो वही लेफ्ट ब्रांच पे ही जाके एनास्टोमोस करती हैं। तो वो मैं जो पहले बताया था, पैराम्बिलिकल वेन्स वो लेफ्ट ब्रांच में ही जाके ड्रेन करेंगी। 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, नॉर्मल प्रेशर्स के 15 mmHg होते हैं। 3 सेशंस हो गए मेरे ख्याल है। ये जब एंड होता है उधर हम कंक्लूड करेंगे। अगर एक और फिर करना हुआ तो रात को फिर आप लोग बता देना अगर करना हुआ, और जितना हो सके कर लेंगे। मेरे ख्याल है पेंक्रियास तक अभी ख़त्म हो जाएगा, या शायद एक और भी कोई चीज़ हो जाए। पेंक्रियास होने के बाद आपका मेरा ख्याल है सिर्फ रेक्टम एनल कैनाल रह जाएगा, और दूसरे एंड से किडनीज रह जाएंगी। किडनीज वैसे तो छोटा है, आप खुद भी ऑन इट्स ओन कर सकते हो।
एनल कैनाल थोड़ा मुश्किल है, उसको गौर से करना पड़ेगा। खैर पैंक्रियाज में चलते हैं। तो पैंक्रियाज की अच्छी ये अच्छी है पैंक्रियाज की। तो पैंक्रियाज इटसेल्फ कॉम्पोजिट ग्लैंड है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों फंक्शंस है। हियर वी आर कंसर्न विद इसके एक्सोक्राइन फंक्शंस, जो कि यहाँ पे मेन पैंक्रियाटिक डक्ट से यूं आके ड्रेन कर रहे हैं डुओडेनम में थ्रू मेजर डुओडेनल पेपिला एंड माइनर डुओडेनल पेपिला। एंडोक्राइन फंक्शन में वही आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वगैरह आते हैं, एंडो में आप पढ़ोगे, अभी आपके काम की चीज़ नहीं है। 15 सेंटीमीटर टोटल इसकी लेंथ होती है और इन्वर्टेड वॉकिंग स्टिक की तरह ये होता है। फर्म इन कंसिस्टेंसी, फाइनली लॉब्यूलेटेड सा होता है पैंक्रियाज। इसके यहाँ पे जो पार्ट्स हैं, अनसिनेट प्रोसेस फर्स्ट, हेड सेकंड, नेक थर्ड, बॉडी फोर्थ एंड टेल फिफ्थ। 5 पार्ट्स होते हैं पैंक्रियाज के। अच्छा, जो कि पैंक्रियाज सेल्फ है वो थोड़ा सा बेंडेड होता है, जो कि इसका पार्ट होता है इन फ्रंट ऑफ वर्टिब्रा, वो थोड़ा आगे को होता है, और जो कि फिर इसकी टेल और हेड है वो थोड़े पीछे को कर्व्ड होती हैं इनटू द पैराकोलिक गटर्स। सॉरी, पैरावर्टिब्रल गटर्स। लाई कहाँ पे करता है? इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट लंबार वर्टिब्रा, और इसके पीछे जो चीजें हैं वो एक एक करके फिर आते हैं। तो L1 में लाई करता है, और अपवर्ड और बैकवर्ड स्लोपिंग इसकी टेल होती है। सबसे पहले हेड आता है। हेड इज मोल्डेड सी शेप्ड विद कॉन्केविटी ऑफ द डुओडेनम, जो ये कंप्लीटली फिल करता है यहाँ पे जो ये नजर आ रहा है। किस चीज के ऊपर लाई करता है? पीछे से हमें स्ट्रक्चर जाते नजर आ रहे हैं, लाइज ओवर द इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा से यहाँ पे जा रही हैं राइट और लेफ्ट आपकी रीनल वेन्स, वो भी हेड के पीछे पड़ी होंगी। और मेनली चीजें इसके L2 के ऊपर लाई करती हैं। पोस्टीरियरली द सेकंड थिंग आपकी डीप इंडेंटेशन होती है बाय द बाइल डक्ट, और जो इसके नीचे है हुक लाइक एक्सटेंशन होता है, जो अनसिनेट प्रोसेस है, इसके सामने से गुजर के जाती है आपकी मीजेंटेरिक वेन एंड मीजेंटेरिक आर्टरी। और उसके अलावा जो हेड है, इट विल लाई बोथ इन द सुप्रा एंड इंफ्रा कॉलिक कंपार्टमेंट्स, क्योंकि ये जो इसको कोलॉन कट अक्रॉस करते हैं। नेक्स्ट फिर आप आ जाते हैं नेक पे। नेक पे क्या क्या पोस्टीरियरी स्ट्रक्चर्स पड़े हैं? नेक पे वही स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। सबसे मेन स्ट्रक्चर जो है वो कमेंसमेंट ऑफ पोर्टल वेन है, जो मेन स्ट्रक्चर है जिसका लाजमी पता होना चाहिए। तो पोर्टल वेन की कमेंसमेंट बिहाइंड द नेक होती है। उसके अलावा फिर सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन है और दूसरा यहाँ पे स्प्लेनिक वेन है जो यहाँ पे रन करके आएगी। एंटीरियरली वही ट्रांसवर्स मेसोकोलन यहाँ पे अटैच होगा। बॉडी बॉडी के पीछे मल्टीपल स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। बॉडी के पीछे क्या कुछ है? बॉडी के पीछे सबसे पहले आपकी रीनल वेन्स यूं जाती हुई नजर आती हैं, एक इस तरह यूं। तो वो हेड के पीछे भी है, वो बॉडी के पीछे भी है। उसके अलावा बॉडी के पीछे आपका सोएस मसल है, तो यहाँ पे हल्का फुल्का नजर आ रहा है, यूं करके ऊपर रन करेगा। तो लेफ्ट एंड राइट रीनल वेन्स, लेफ्ट सोआस, पीछे लेफ्ट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम, और साथ ही एब्डोमिनल एओर्टा जो रन कर रही है। उसके साथ साथ हाइलम ऑफ किडनी ये नजर आ रहा है। ऊपर सुप्रारीनल ग्लैंड की थोड़ी सी टिप यूं पे आती हुई नजर आ रही है। फिर इसके अपर बॉर्डर पे ये स्प्लेनिक वेन जो है वो रन होती हुई नजर आ रही है, सॉरी स्प्लेनिक आर्टरी। स्प्लेनिक वेन तो रन कर ही रही है। फिर इसके इंफीरियर बॉर्डर पे यहाँ पे सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी भी थोड़ी सी एग्जिट होती हुई नजर आएगी। अच्छा, सोस हो गया। ट्रांसवर्स मीजोकोलोन की अटैचमेंट है, और बॉडी जो है वो लाई करेगी बिहाइंड द लेसर सैक। ये स्टमक नजर आ रहा है, उसके पीछे स्टमक बैग बेड और लेसर सैक पड़ा होगा। फिर जो टेल ऑफ पैंक्रियाज है वो थोड़ी सी बैक पास करेगी, बैक बैक वो सॉरी टू द लेफ्ट, थोड़ी सी फॉरवर्ड, क्योंकि यहाँ पे पीछे किडनी आ जाएगा, और ये भी अकम्पनीड होगी। टेल के इतने रिलेशन नहीं है। स्प्लेनिक आर्टरी है, स्प्लेनिक वेन है, और थोड़ी बहुत किडनी वहाँ पे आ जाती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पैंक्रियाज इटसेल्फ रेट्रोपेरिटोनियल है मेजॉरिटी, एक्सेप्ट जो इसकी टेल है। जो कि पैंक्रियाज की टेल है वो इंट्रापेरिटोनियल है एक, एंड इट लाइज इन द स्प्लिनोरीनल लिगामेंट दो। ये 2 पॉइंट्स लाजमी पता होने चाहिए कि कहाँ पे लाई करती है इसकी टेल, किस लिगामेंट में, ये अक्सर पूछ लेते हैं।
और किस चीज को टच कर रही होती है, यूजुअली जाके हाइलम ऑफ स्प्लीन को टच कर रही होती है। जो मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है उसका दूसरा नाम ये बनी है। मेन पैंक्रियाटिक डक्ट का दूसरा नाम पैंक्रियाटिक डक्ट ऑफ विल्सन भी होता है, जो कि कंटिन्यूअस ट्यूब है रनिंग फ्रॉम द टेल टू द हेड ग्रेजुअली इंक्रीजिंग इन डायमीटर। फिश बोन लाइक इसकी वो होती है, और यहाँ पे ये आके फिर ज्वाइन होती है बाय द कॉमन कॉमन बाइल डक्ट, और फिर दोनों मिल के ओपन करते हैं एट द मेजर डुओडेनल पेपला पे जो एम्पुला ऑफ वेटर पड़ा होता है। जो ड्रेनेज है इट ड्रेन्स मोस्ट ऑफ द पैंक्रियास एक्सेप्ट फॉर द अनसिनेट प्रोसेस एंड लोअर पार्ट ऑफ हेड। ये कहाँ से ड्रेन होते हैं जी, यहाँ पे ये दूसरी डक जाती हुई नजर आ रही है, एक्सेसिव पैंक्रियाटिक डक, जो कि फिर एक्सेसिव पैंक्रियाटिक डक या फिर पैंक्रियाटिक डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, वो ड्रेन करती है आपके अनसिनेट प्रोसेसर हेड को, और बाकी का हेड और टेल और सब कुछ बाय द मेन होती है, और ज्यादा ऊपर एक्सेसरी वाली ही ओपन करती है। इसमें अगेन राइट हेपेटिक, लेफ्ट हेपेटिक, कॉमन हेपेटिक, सिस्टिक, कॉमन बाइल डक्ट। ब्लड सप्लाई जो मेन वेसल है पैंक्रियास की वो स्प्लेनिक आर्टरी ही है, जो नेक, बॉडी और टेल को सप्लाई करेगी। डिफरेंस आता है आपका हेड में, क्योंकि हेड के अराउंड मल्टीपल आर्टरीज एग्जिस्ट कर रही हैं। तो जो हेड की सप्लाई होती है नीचे से इंफीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल सुपीरियर मेसेंटेरिक की ब्रांच, ऊपर से सुपीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल, जो कि गैस्ट्रोड्यूडेनल और इवेंचुअली हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच होती है। ड्रेनेज इज इनटू स्प्लेनिक वेन, सुपीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल वेन, और इंफीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल वेन। लिम्फेटिक ड्रेनेज भी अगेन वही स्प्लिट होगा। हेड जो है वो पैंक्रियाटिक और स्प्लेनिक नोड्स में जाएगा, और अपर हेड जो है वो सीलिया ग्रुप ऑफ नोड्स में जाएगा। लोअर हेड जो है सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड्स में जाएगा। नर्व सप्लाई की पैरासिम्पैथेटिक्स किससे आएंगी, वेगस से आएंगी, गट का पार्ट है। जनरल रूल है सारी पैरासिम्पैथेटिक्स वेगस से आती हैं, और उनका फंक्शन क्या है, स्टिमुलेट करती हैं इसकी जो एक्सोक्राइन सिक्रीशंस होती हैं। मेन जो है इस पे आती है पोस्टीरियर वेगल ट्रंक आती है, लेकिन सेम विद द गॉल ब्लैडर, एज विद द गॉल ब्लैडर, इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हार्मोनल कंट्रोल होता है रादर देन न्यूरल कंट्रोल, जो कि इसकी एम्प्टीइंग और एंजाइम्स की स्टिमुलेशन सारे को कंट्रोल करेगा। सिम्पैथेटिक फाइबर्स T6 टू T10 होती हैं, स्प्लैंक्निक नर्व्स या फिर सीलियक प्लेक्सस से आता है, और इसकी फिर इसलिए जो पेन डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो भी अपर एब्डोमेन, डर्मेटोम्स T6 टू T10। पैंक्रियास की जो पेन होती है पैंक्रियाटाइटिस की, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है severe nausea and vomiting, severe pain, और इसकी पेन कैरेक्टरिस्टिकली रेडिएट्स टू द बैक, या फिर चलो ये रेडिएट्स टू द बैक छोड़ दो, वहां पे ओरिजिनेट करती है क्योंकि पैंक्रियास इटसेल्फ वहां पे पड़ा है, रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर है, फिजिकली पैंक्रियास बैक पे पड़ा है तो इसकी पेन बैक पे लाजमी होती है। उसके अलावा बैंड लाइक पेन एंटीरियर एब्डोमेन में भी होती है। ये इंपॉर्टेंट मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको जो सिनेरियोज आएंगे इसी तरह आएंगे, या तो राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगी, माइग्रेटरी पेन होगी, दो डिफरेंशियल्स उसमें आ जाते हैं, या तो सॉस एब्सेस आता है या अपेंडिसाइटिस आता है। सॉस एब्सेस होगी तो उसकी थोड़ा डिफरेंट होगी, बहुत सीवियर पेन होगी और माइग्रेटरी नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा अम्बिलिकस से शुरू होकर वहां गई है, वो वहीं पे ओरिजिनेट करती है सॉस एब्सेस की पेन, बहुत ज्यादा सीवियर पेन होगी, एडल्ट में होगी वो पेन, साथ साथ बहुत हाई TLC काउंट होगा। अपेंडिसाइटिस की पेन माइग्रेटरी पेन होगी, अम्बिलिकस से स्टार्ट करके वहां गई होगी, दोनों में नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, इसमें भी फीवर WBC काउंट होगा, लेकिन इसमें बच्चा या टीनेजर होगा। बैक में पेन होगी, ऑलमोस्ट ऑलवेज आप लोगों के केसेस में पैंक्रेटाइटिस की है। टिप ऑफ शोल्डर में पेन है, 90% चांस है गॉल ब्लैडर की पेन है। उसके अलावा जो आपके लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में है, स्टमक अल्सर्स, गैस्ट्रिक अल्सर्स की ही पेन है, गर्ड की पेन है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज की पेन है। अच्छा, डेवलपमेंट पैंक्रियास की मैं थोड़ी सी बताना चाहता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एन्युलर पैंक्रियास का क्लिनिकल भी आ जाता है, तो टू सेपरेट बर्ड्स के तौर पे डेवलप होता है एज एन आउटग्रोथ ऑफ एंडोडर्म एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, इसीलिए इसको दोनों की ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई सब कुछ आ रहा है। जो कि वेंट्रल बर्ड है दैट ग्रोज इनटू द वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम, और जो डोर्सल बर्ड है वो पीछे डोर्सली ग्रो करता है।
और फिर जो क्या है, एक बर्ड जो वेंट्रल वाला है वो रोटेट करके आके पीछे आ जाता है जो कि बेसिकली वेंट्रल बर्ड होता है। वो फिर माइग्रेट करके रोटेट करके आता है बिहाइंड द डुओडेनम। इसीलिए बाइल डक्ट बिहाइंड द डुओडेनम ट्रेवल करके आ रही होती है। हमारे पास कितने रह गए हैं? 3 मिनट्स रह गए हैं। पैंक्रियास तक ही स्टॉप करते हैं। मैं एलोज में देख लूँ अगर कोई क्लिनिकल्स हैं जो मैं बता सकता हूँ अभी 3 मिनट्स में। क्या? अच्छा, स्टमक एनाटॉमिकल स्फिंक्टर वाला हो गया था। रिफ्लक्स वेरिसिस हो गया। एक लेजिया। एक लेजिया क्या होता है, जो कि आपका माइंटेरिक प्लेक्सस होता है। माइंटेरिक होता है और बास होता है। Defect, एक लेजिया प्लेक्सस कंफर्म कर लूँ। हाँ, आवर बास प्लेक्सस ठीक है। एक लेजिया क्लेकन कंडीशन होती है जिसमें आपके दो प्लेक्सस एग्जिस्ट करते हैं। उसमें से जो आवर बाक्स प्लेक्सस होता है लोअर एंड ऑफ एसोफेगस में, वो डैमेज होता है, एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब फूड का बोलस आ रहा होता है ऊपर से, तो पेरिस्टालसिस होते होते नीचे आपका एसोफेगस रिलैक्स नहीं करता है। एसोफेगस जब रिलैक्स नहीं करता है तो आपका फूड वहां से आगे जा नहीं सकता है, तो सारा फूड एसोफेगस में पाइल होना शुरू हो जाता है। तो उसको हम एकलेजिया कहते हैं। उसकी वजह से बैड ब्रेथ होती है, रिगर्जिटेशन ऑफ फूड होती है, और आपको बेरियम स्वॉलो में बहुत बड़ा सा एसोफेगस नजर आता है जो आगे टेपर कर रहा होता है। अच्छा, फिर एंडोस्कोपी और एनजी ट्यूब क्या है? एंडोस्कोपी होती है बेसिकली आप एक स्कोप डालते हैं जिससे आप व्यू करते हैं स्टमक को और डुओडेनम को। और एनजी ट्यूब नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब होती है, आप नोज से डालते हैं स्टमक। उसमें आप स्टमक में न्यूट्रिशन दे सकते हैं डायरेक्टली, यूजुअली जिनमें स्वॉलो का मसला होता है या अनकॉन्शियस होते हैं उसमें करते हैं। और दूसरा, आप स्टमक पंप कर सकते हैं, स्टमक के कंटेंट्स एम्प्टी कर सकते हैं। हाइटल हर्निया क्या होता है? हाइटल हर्निया बेसिकली होता है जब आपका स्टमक का फंडस, या फिर ये, या स्टमक का फंडस, या फिर इतना बड़ा पोर्शन ऑफ स्टमक हर्निएट करके ऊपर आ जाता है थ्रू द एसोफेजियल हाइएटस। और ये जो हाइएटस यहाँ पे नजर आ रहा है, तो दो टाइप्स होते हैं, पैराएसोफेजियल रोलिंग हर्निया होता है या स्लाइडिंग हर्निया होता है। जो कि स्लाइडिंग हर्निया होता है उसमें आपका जंक्शन भी स्लाइड करके ऊपर चला जाता है। और जो पैराएसोफेजियल रोलिंग हर्निया होता है उसमें आपका सिर्फ जो फंडस है वो रोल करके ऊपर जाता है। और जो ज्यादा, जिसमें रिफ्लक्स ज्यादा एसोसिएटेड है, वो स्लाइडिंग हर्निया के साथ ही एसोसिएटेड है। सीकम अपेंडिक्स कोलोन में वो अपेंडिसाइटिस था, बता दिया, डायवर्टिकुलोसिस बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं पेंक्रियास में। डॉक्टर